जब इसे एक बहुत बड़े कुशादा कमरे में ले जाया गया तो वहां लाबूहे की मसरूर कुन खुशबू उसकी नाक से टकराई थी। चादर की दूसरी तरफ इसे गुलाबी गुलाब नजर आ रहे थे। जानती थी कि आज कमरे की सजावट इसकी बहन के लिए की गई थी। बुरी बेगम इसे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी और आयशा की हालत इस वक्त ये थी जैसे इसकी जान निकल जाएगी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी बहन रेहाना इतना बड़ा कदम उठा लेगी। हालांकि वो रेहाना से बहुत मोहब्बत करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करती थीं। बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी। हालांकि रेहाना इससे 5 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों बहनों में बहुत प्यार और मोहब्बत थी। रहमान अहमद ने अपनी बेटियों से भी बहुत मोहब्बत की थी। वो ज्यादा अमीर नहीं थे, जिंदगी गुर्बत में ही कटी थी, लेकिन फिर भी कभी बेटी की पैदाइश पर नाशुक्री नहीं की थी, क्योंकि जानते थे कि बेटी की परवरिश करना और उनसे प्यार करना और मोहब्बत से पेश आना उन्हें जन्नत में ले जाएगा। बेटा ना होने पर कभी भी इसने लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया था। बहुत बाअखलाक किस्म के इंसान थे। लेकिन रेहाना और आयशा में बहुत फर्क था। आयशा को शुरू ही से कलाम पाक पढ़ने से बहुत लगाव था। यही वजह थी कि वो बहुत जल्द हिफ्स करने लग गई। लेकिन रेहाना को जल्दी कलाम पाक याद नहीं होता था, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देती थी। इसकी दिलचस्पी दूसरी चीजों में ज्यादा थी। इसके घर में टीवी तो नहीं था, अलबत्ता पड़ोस में मौजूद था। इसलिए अपने बाबा से नजरें बचाते हुए वो सहेली से मिलने का बहाना करके पड़ोस में चली जाती। वहां जाकर टीवी पर ड्रामे देखती और घर आकर अपनी सारी बातें आयशा को बताती। तुम तो पूरा दिन मदरसे में गुजार देती हो, तुम्हें क्या पता दुनिया क्या है। वो कहती, मुझे नहीं जाना, मुझे कलाम पाक पढ़ने में ही सुकून मिलता है। बहुत कम उम्री में आयशा ने कलाम पाक हिफ्स कर लिया और नमाज भी बड़ी पाबंदी से पढ़ती थी, और उसके बाद स्कूल में भी दाखिला लिया। लेकिन जैसे ही 10 साल से ऊपर की हुई, इसने निकाब करना शुरू कर दिया। कहती थी, मुझे पर्दा करना अच्छा लगता है। फिर घर का माहौल भी था, इसीलिए अपनी वालिदा को देखा देखी इसने बुर्का भी पहनना शुरू कर दिया। अलबत्ता रेहाना उन चीज़ों से बहुत चटनी थी। बाहर जाते हुए तो वो भी बुर्का पहनती, लेकिन स्कूल जाते हुए नहीं। वो खूबसूरत बहुत थी। एक बार सुबह स्कूल से वापस आई तो इसका कमरा बंद था। घर के अंदर 2 ही कमरे थे, एक ड्राइंग रूम, एक कमरा इसके वालिदैन का और एक दोनों बहनों का। इसने दरवाजे को दस्तक दी, क्योंकि थकी हुई स्कूल से आई थी। कपड़े भी तब्दील करने थे। दरवाज़ा बड़ी देर बाद रेहाना ने खोला। जब खोला तो चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था। ये देखकर आयशा बहुत हैरान हुई। कहने लगी, अपा ये क्या किया है आपने? क्या आप कहीं जा रहे हैं? वो कहने लगी, अगले हफ्ते मेरी सहेली की शादी है, इसीलिए मेकअप की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन तुम्हें तो पता नहीं, चीन ही नहीं है। दरवाजे को यूं पेट रही हो जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। सुबह जब कमरे के अंदर आई तो 5 जोड़े बेड पर बिखरे पड़े थे। आयशा कहने लगी, अपा को अब्बा तो ऐसे कपड़े नहीं लाकर देते, ये कपड़े कहाँ से आए? रेहाना कहने लगी, ये मेरी दोस्त फौजिया ने दिया है। कह रही थी मेरी शादी होने वाली है, अब मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। रेहाना बड़ी खुश होके बता रही थी। कहने लगी, उसके अब्बा मेहंदी शादी ढोल की सब रखने हैं। अरे हमारे अब्बा जो कहते हैं कि सादगी से शादी करके अपनी बेटियों को रुखसत कर दूंगा। भला ये भी कोई बात हुई? शादी तो ऐसे मालूम नहीं होती। आयशा कहने लगी, अब ये तो सब फजूल की रस्में हैं, उन पर पैसा क्यों खर्च करें? रेहाना ने इसके सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, तुम तो बस छप ही रहो, अब्बा की चमची हो। तुम फिर कहने लगी कि तुम चुल्लूगी मेरे साथ शादी पर। आयशा कहने लगी, मेरे तो पेपर हैं, मैं नहीं जाऊंगी। आयशा के 10वीं के पेपर थे और उसका स्कूल में दाखिला तब करवाया जब वो हिफ्स कर चुकी थी, इसीलिए क्लास में सबसे ज्यादा उम्र में वही थी। 19 साल की उम्र में वो मैट्रिक में थी। बहरहाल फिर शादी की रस्में भी शुरू हो गईं। रेहाना तैयार होकर बुर्का पहनकर निकाब करके जाती थी, इसीलिए किसी को पता नहीं होता था इसने क्या पहना और कैसी लग रही है। कमरे ही से तैयार होकर बुर्का पहनकर अपनी अम्मा से कहने लगी, मैं फौजिया की शादी में जा रही हूं। इसकी वालिदा कहती, जल्दी आ जाना।
वो जानती थी कि रेहाना की फौजिया से बहुत अच्छी दोस्ती है, इसलिए इसने ज्यादा रोका टोका नहीं था। रहमान अहमद ने भी बेटियों पर बेजा पाबंदियां तो नहीं लगाई थीं। हाँ, लेकिन कभी छूट भी नहीं दी। रेहाना फौजिया की मेहंदी पर ढोलकी थी पर अपनी सहेलियों के साथ नाच रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी सहेलियां पीछे होकर खड़ी हो गईं। लेकिन इसे तो जैसे होश ही नहीं था। पहले तो सारी ख्वातीन ही ज़हन में मौजूद थीं, हिला गला कर रही थी। लेकिन इसके बाद सब ख्वातीन एक तरफ खड़ी हो गई थीं क्योंकि गांव के जागीरदार और उनका बेटा शादी पर मौजूद था। वो अंदर भी आ चुके थे। हालांकि फौजिया के छोटे भाई ने आवाज़ भी लगाई, लेकिन वो अपने नाचने में इस कदर मगन थी कि इसे इस पास का होश ही नहीं था। वो नाचते नाचते झूमते झूमते किसी से जाकर टकराई थी। लगता था कि अभी गिर जाएगी, लेकिन किसी की बाहों के हिसार ने इसे गिरने से बचा लिया था। जब रेहाना की नज़रें सामने खड़े शख्स पर पड़ी जिसकी बाहों में वो मिक्यद हो चुकी थी, तो बुरी तरह से घबराई थी, क्योंकि वो जागीरदार का बेटा तैमूर खान था जो इसे बड़ी ही दिलचस्पी से देख रहा था। रेहाना ने जल्दी से खुद को संभाला और उसके हाथों को अपनी कमर से पीछे किया और फिर अंदर की तरफ दौड़ गई। जाकर फौजिया और दूसरी सहेलियों को कहने लगी, क्या तुम लोग मुझे बता नहीं सकते थे? इसकी सहेलियां हंस रही थीं। कहने लगे, तुम्हें होश ही कब होता है? तुम तो जब नाचती हो तो बस आगे पीछे कुछ नहीं देखती। सबको लगा कि बात यहीं पर आकर खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। सिलसिला तो जैसे चल निकला था। एक बार वो बाग में अपनी सहेलियों के साथ आई थी। रेहाना बुरी लालकी नहीं थी, बस शोख मिजाज थी। अभी भी कमर पर दोपट्टा डाले दरख्त पर चढ़ी हुई थी। इसकी सहेलियां कह रही थीं, रेहाना वो जो बीच में है ना, वो वाली कह रही तोड़ कर दो। रेहाना कहने लगी, अच्छा ठीक है। कहते कहते वो काफी ऊपर तक चढ़ गई। काफी बड़ा और घना दरख्त था। वो कह रही हैन तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रही थी और उसकी दुपट्टों में भर रही थी। ये अचानक इसने वहां पर दरख्तों के बीचों बीच गिरगट नजर आया जो काफी बड़ा था और जोर से हारे हड्डी रंग का था। ये देखकर रेहाना चलाने लगी। वहीं बाग में तैमूर खान भी मौजूद था जो एक लालकी की निस्वानी चीखें सुनकर इस तरफ जाने लगा। ये बाग इसका था और बना इजाजत के वो लालकियां चोरी छुपे किरियां तोड़ने के लिए आई थीं। जब तैमूर खान को वहां आते देखा तो सारी लालकियां बाग से बाहर भाग गईं। लेकिन जहां पर रेहाना दरख्त पर चढ़ी हुई थी, वो गिरगट इसके इतने करीब था कि वो नीचे नहीं उतर सकती थी। वो इसे समझ नहीं पा रही थी कि कहां से नीचे उतरे। ऊपर से सामने से गिरगट को अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो चलाई जा रही थी। जब तैमूर खान की नज़र इस हुसैन दिलरुबा पर पड़ी जो करमदीन चाचा की बेटी की मेहंदी पर उसके सिख चीन लेकर चली गई थी, वहां पर माली भी मौजूद था। रेहाना को देखकर कहने लगा, ओ तो रिहो है ना, इमाम साहिब की बेटी। तो यहाँ क्या कर रही है? बाप तेरा यहाँ पर नेकी के दर्स देता है और तो चोरी कर रही है। बना इजाजत के शाह साहिब के बाग के फल तोड़ रही है। माली गुस्से से बोला था, लेकिन तैमूर ने इसे कहा, तुम यहां से जाओ, ये मेरी मुजरिम है, इसे सजा भी मैं खुद दूंगा। वो माली वहां से जा चुका था। रेहाना को घबराता देखकर कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें लड़की? वो कहने लगी, गिरगट है मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज साहिब जी मेरी मदद कर दें। इसने मिलते जलते लहजे में ये बात कही थी। तैमूर खान ने अपनी शाल उतार कर एक तरफ रखी और दरख्त पर चढ़ गया जहां वो मौजूद थी। सामने गिरगट को देखकर इसने टहनी को जरा सा हिलाया तो वो गिरगट दूसरी जानिब चला गया। तब जाकर रेहाना का सांस बहाल हुआ। फिर इसने अपना हाथ रेहाना की तरफ बढ़ाया और कहने लगा, अब तुम्हें नीचे उतारने में मैं तुम्हारी मदद कर दूं। रेहाना ने अपना नाजुक हाथ उसके हाथ में दिया था और बड़ी एहतियात से इसने नीचे भी उतारा था। जैसे वो नीचे उतरी काफी शर्मिंदा शर्मिंदा थी। कहने लगी, साहिब जी मैं यहां नहीं आ रही थी, वो मेरी सहेलियां हैं ना, मुझे खींच कर लाई थीं। कहती थीं कि किरियां तोड़ कर दो, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। रेहाना ने बड़ी मासूमियत से अपनी सफाई पेश की। फिर अपनी कमर से दोपट्टा खोलकर खुद बांधने लगी क्योंकि तैमूर खान की तीखी नजरें इस पर थीं। वो कहने लगा, चोरी तो तुमने की है,
वो एक एक कदम उसकी तरफ आ रहा था और वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। वो कहने लगी, अल्लाह पाक की किस्म मैंने एक भी कैरी नहीं ली। अब मेरे हाथ देख लें, एक भी नहीं है। इसने आगे बढ़े हुए हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, करमदीन चाचा की बेटी की मेहंदी वाले दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसी दिन तुमने मेरा दिल चुरा लिया था। रेहाना हैरान थी। इसने कभी सोचा नहीं था कि जागीरदार का बेटा इसे यूं इजहार मोहब्बत करेगा। रेहाना ने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया और बाग से भागती हुई अपने घर चली गई, लेकिन घर जाकर किसी को ये नहीं बताया। रेहाना की बचपन ही से अपने खालाजाद से बात तय थी। इसे अपना मंगेतर बहुत पसंद था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन तैमूर खान को जैसे वो लड़की भाग गई थी, और ऐसा कैसे मुमकिन था कि इसे छोड़ देता। वैसे भी अपने घर में वो बड़ा था। घर में दादी के बाद उसकी बात को अहमियत दी जाती थी, क्योंकि बहुत जल्दी इसने इस जागीरदाराना निज़ाम को संभाल लिया था। अब तो जैसे ये सिलसिला चल निकला। जहां भी तैमूर खान रेहाना को खेतों में आते जाते देखता तो अपनी गाड़ी रोक लेता और इसे कहता, बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूं। लेकिन वो इसके इरादों को भांप गई थी, इसीलिए साफ इनकार कर देती थी। वो कहती, क्या मेरा रास्ता मत रोका करे। वो कहने लगा, क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हो गया हूं। रेहाना ने कहा, देखे, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दे। तैमूर खान कहने लगा, मोहब्बत बाद में कर लेना, मैं वैसे भी तुमसे शादी का इरादा रखता हूं, और अच्छी बीवियां शादी के बाद ही अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं। रेहाना ने गहरी सांस दी और अपने हाथ बांधकर उसके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, देखिए, मेरी बात गौर से सुने। बस जितना जल्दी हो सके इसे अपने ज़हन में बिठा भेजिए। मैं अपने खालाजाद जमील को बहुत पसंद करती हूँ और बचपन से मेरा रिश्ता तय है। हम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी भी मेरी वही होगी। तैमूर खान ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया और रेहाना के सामने खड़ा हो गया। वो कहने लगा, क्या कहा तुमने? रेहाना इसके गज़बनाक लहजे को सुनकर कुछ घबरा गई। वो कहने लगा, जो चीज़ तैमूर खान को पसंद आ जाए फिर वो इसकी हो जाती है। आज ही मेरा बाप और मेरे चचा तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आएंगे। तुम्हारे बाप से कैसे इस रिश्ते पर इकरार करवाना है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरी वो जले अरूसी में आओगी तो अपने दिल से अपनी कजिन की मोहब्बत को करोनच कर फेंक देना। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी के दिल में कोई और बसता हो।